In the circuit shown in figure, determine the voltage at 50 Hz to be applied across terminals A, B in order that a current of 10 ampere flows in the capacitor. ये सर्किट के अंदर हमारे को डिटरमाइन करना है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी, यानी ये ए और बी के बीच में का वोल्टेज हमारे को फाइंड करना है अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन द कैपेसिटर, यानी ये कैपेसिटर यहाँ पे है तो ये ब्रांच के अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उस टाइम में हमारे को ए और बी के बीच में का वोल्टेज फाइंड करना है। अब ये कैपेसिटर में का जो करंट है वो है I2, तो यानी I2 का वैल्यू है 10 एम्पियर। I2 का वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे को फाइंड करना है VAB। सोल्यूशन, हमारे को ये VAB फाइंड करना है। हमारे पास में I2 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू है 10 एम्पियर। ये ब्रांच है सपोज Z1, इसका इम्पिडेंस है Z1, ये ब्रांच का इम्पिडेंस है Z2 और ये ब्रांच का इम्पिडेंस है Z3। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे Z2 को, क्योंकि हमारे पास में I2 का वैल्यू है तो I2 और Z2 पर से हम निकाल सकते VAC, यानी ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज। यहाँ से ये टर्मिनल A है और यहाँ से ये C है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा VAC। तो हमारे पास में वोल्टेज, उसके बाद में इम्पिडेंस और करंट, ये तीनों पर से हम निकाल सकते हैं VAC का वैल्यू। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे Z2 को। तो Z2 ये इम्पिडेंस है ये वाली ब्रांच का, और Z2 ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा Z2 इज इक्वल टू R माइनस JXC। R और C जब रहते तो इम्पिडेंस रहता R माइनस JXC। XC ये नहीं होता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 7 ओम है, तो यहाँ पे हम 7 ओम लिखेंगे माइनस XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला रहता 1/2πfc। 7 जैसे के वैसे लिखेंगे माइनस J ब्रैकेट में 1/2π इंटू F यानी फ्रीक्वेंसी ये गिवन है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज लिखेंगे। उसके बाद में C यानी कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 398 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 398 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। यहाँ पे माइक्रो है इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता 8। 7 जैसे कि वैसे माइनस J, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता 8। इम्पीडेंस का यूनिट रहता ओहम, तो यहाँ पे हमने ओहम लिख दिए। उसके बाद में ये जो है तो ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, हमारे को कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मोड, पहले कैल्सी को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मोड। उसके बाद में 7 माइनस I इंटू 8। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हमारे को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो शिफ्ट 2 और 3, फिर इज इक्वल टू दबाएंगे, कितना था 10.63, तो यहाँ पे 10.63 एट एन एंगल ऑफ माइनस 48.81, तो यहाँ पे हमने लिख दिए पोलर फॉर्म के अंदर। अब Z2 का वैल्यू है हमारे पास में रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी है और पोलर फॉर्म में भी है। उसके बाद में I2 का भी वैल्यू है हमारे पास में। अब ओहम्स लॉ फॉर AC सर्किट रहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू इम्पिडेंस, तो यहाँ पे हम इस पर से हम ये वोल्टेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 का वैल्यू है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लिखेंगे। उसके बाद में Z2 का वैल्यू अभी निकाले हमने, ये वाला वैल्यू है Z2 का, यहाँ पे Z2 का वैल्यू लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो VAC का आंसर आता 106.3 एट एन एंगल ऑफ माइनस 48.81 डिग्री वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास में VAC का वोल्टेज, यानी ये VAC आ गया, VAC वोल्टेज आ गया। VAC यानी ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज, यानी ये वाला टर्मिनल, ये भी A टर्मिनल है, यहाँ पे हम A भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये भी A टर्मिनल ही है, तो ये A और C, यानी ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज है VAC, और उसका वैल्यू अभी हमने फाइंड करे। अब ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज और ये वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज सेम रहेगा, यानी Z1 का जो वोल्टेज है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो हम इस पर से अब हम
I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले Z1 हम फाइंड करेंगे। Z1 एक कॉम्बिनेशन है R और L का, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन है Z1। तो पहले हम Z1 को सॉल्व करेंगे। तो Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस JXL। जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है उस टाइम में ये इक्वेशन आता है R प्लस JXL। XL ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसका फॉर्मूला रहता है 2πfL। रेजिस्टेंस का वैल्यू है Z1 के लिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओम और इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू है 0.0191 हेनरी। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 5 रेजिस्टेंस का वैल्यू प्लस J 2πf यानी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। उसके बाद में L का वैल्यू था 0.0191। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता 6। अभी आ गया हमारा Z1 का वैल्यू 5 प्लस J 6। अगेन जो इम्पिडेंस रहता है उसका यूनिट रहता है ओहम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओहम। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको हम पहले की जैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैल्सी में, तो ये आता पोलर फॉर्म में वैल्यू। अब हमारे पास में Z1 का भी वैल्यू है और जो वोल्टेज है Z1 के अक्रॉस का यानी VAC उसका भी वैल्यू है, तो हम I1 निकाल सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा VAC बाय Z1। तो VAC का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाले थे पहले। ये VAC का वैल्यू 106.3 एट एन एंगल ऑफ -48.81 डिग्री। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और Z1 का जो वैल्यू निकाले अभी हमने तो वो भी यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर हमारे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उस टाइम में हम रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जब हमारे को मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना रहता उस टाइम में हम पोलर फॉर्म का यूज़ करते। तो यहाँ पे डिवीजन करना है हमारे को VAC बाय Z1, तो यहाँ पे हम पोलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिख दिया दोनों भी वैल्यू, VAC का वैल्यू भी लिख दिया और Z1 का वैल्यू भी लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का आंसर आता है ये -2.12 माइनस J 13.44। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसको फिर से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आता 13.61 एट एन एंगल ऑफ -99 डिग्री एम्पियर। अब आ गया हमारे पास में I1 का वैल्यू। उसके बाद में I2 का भी वैल्यू मालूम है हमारे को। I2 का वैल्यू कितना था, 10 एम्पियर था I2 का वैल्यू। अब I1 का वैल्यू भी आ गया हमारे पास में। अब बाय यूजिंग KCL है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पर हम KCL लगा सकते हैं सर्किट के अंदर। अकॉर्डिंग टू KCL क्या रहता है, समेशन ऑफ ऑल द इंटरिंग करंट, यानी जितना भी करंट नोड के अंदर जा रहा है इज इक्वल टू रहता है समेशन ऑफ ऑल द करंट लिविंग द नोड, यानी जितना भी करंट नोड के अंदर जा रहा है और उतना ही सेम करंट मतलब एडिशन में बाहर निकलेगा, यानी दोनों का एडिशन यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू रहेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू रहेगा टोटल करंट I। तो अभी हमारे पास में I2 का वैल्यू है 10 एम्पियर, I1 का वैल्यू अभी हमने फाइंड करे। ये दोनों की वैल्यू पर से हम ये टोटल करंट I का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो ये 10 एम्पियर, यहाँ पे करेंगे हम एडिशन दोनों का 10, और ये I1 का भी जो निकाले हमने वैल्यू वो लिख देंगे हम यहाँ पे। इस पर से हम फाइंड कर सकते I। तो I का वैल्यू आता 7.87 माइनस J 13.44। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आता 15.57 एट एन एंगल ऑफ -59.64 एम्पियर। अब हमारे पास में टोटल करंट I का भी वैल्यू है और उसके बाद में अभी बचा Z3, यानी Z3 निकालना पड़ेगा अभी हमारे को ये वाली ब्रांच का। ये वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए हमारे को काम पड़ेगा ये वाले करंट का यानी I का और ये इम्पिडेंस का। तो फिर इस पर से हम निकाल सकते हैं VCB निकालेंगे हम फिर उसके बाद में। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं Z3 को। तो Z3 ये इम्पिडेंस है और ये कॉम्बिनेशन है R और L का, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। यहाँ पे R की वैल्यू 8 ओम है और L की वैल्यू है 0.0318 हेनरी। तो यहाँ पे Z3 रहेगा R प्लस JXL, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का, इसलिए ये इक्वेशन आएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 था तो इसलिए 8 लिख दिया यहाँ पे, प्लस JXL का फॉर्मूला रहता 2πfL, तो 2πfL लिखे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्स है और इंडक्टेंस का वैल्यू था 0.0318। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता 10। तो Z3 का जो
Z3 का वैल्यू आता है 8 + J 10। उसके बाद में ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आंसर आता है ये 12.80 एट एन एंगल ऑफ 51.34 ओहम। उसके बाद में हमारे पास में Z3 का भी वैल्यू है और टोटल करंट I का भी वैल्यू है। तो ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इम्पीडेंस Z3 और करंट I, तो हमारे को आंसर मिलेगा VCB का, यानी टर्मिनल C और B के अक्रॉस का वोल्टेज मिलेगा हमारे को। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे टोटल करंट I का और Z3 का। इसको सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये आंसर आता और पोलर फॉर्म में ये आंसर आता। उसके बाद में अब हमारे पास में VCB का भी आंसर आ गया। यहाँ पे सर्किट के अंदर ये VCB का भी आंसर है हमारे पास में और VAC का भी आंसर है। हमारे को निकालना है VAB। तो अब ये VAB ये टोटल है, तो टोटल करने के लिए हमारे को ऐड करना पड़ेगा VAC और VCB। ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में VAB का आंसर आ जाएगा, यानी टोटल वोल्टेज आ जाएगा। ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों का एडिशन करके टोटल आ जाएगा। तो दोनों का एडिशन करेंगे हम, VAB इज इक्वल टू VAC प्लस VCB। तो VAC का वैल्यू निकाले थे हमने पहले, उसके बाद में VCB का भी निकाले अभी। तो दोनों के वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसको फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आता है VAB इज इक्वल टू 288.49 एट एन एंगल ऑफ -22.14 डिग्री। और वोल्टेज है इसलिए उसका यूनिट रहेगा वोल्ट्स। तो यही हमारे को फाइंड करना था, ये फाइनल आंसर है।